हेलो एवरीवन। हाइड्रोजन बम नाम शायद आपने सुना होगा। वैसे ये दुनिया की सबसे पावरफुल बम होती है और ये इतना पावरफुल है कि जो नागासाकी हिरोशिमा पे एटम बम गिराया गया था यूएसए के द्वारा, उससे 1000 गुना, मेनली 1000 से 1500 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और इतना ज़्यादा शक्तिशाली अगर बम किसी कंट्री पे गिर जाए तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसा तो पूरा एक देश ही खत्म हो जाए एक बम से। तो आज बात इसी की होने वाली है। हम ये देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है काम करने का, इसका कुछ इवोल्यूशन कैसे हुआ था, हर एक चीज़ आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वैसे मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप नहीं करना, आप सब कुछ समझ जाओगे वीडियो लास्ट होते होते। वैसे हाइड्रोजन बम जो कि मेनली काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे। और न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें दो छोटे न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होके मीन्स फ्यूज करके एक भारी न्यूक्लियस का निर्माण करता है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। और ये फ्यूजन जो सन है, उस सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है, जिसे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बोलते हैं। उससे थोड़ा सा अलग है। न्यूक्लियर फ्यूजन में यह कठिनाई आती है कि जब दो नाभिक को पास में लाया जाता है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, मीन्स न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वहां पे शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। मतलब जितना आप उन्हें नजदीक लाइएगा उतना ज्यादा उनके बीच रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होते जाएगा। और इस रिपल्सिव फोर्स को मतलब तोड़कर, मतलब इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देना है दोनों न्यूक्लियस को कि दोनों फ्यूज करके एक न्यूक्लियस बना ले। और इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अभी तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं बना है कि किसी एटम को देके फ्यूज करा दिया जाए। तो यह होता है अप्रोक्स 10⁸ डिग्री केल्विन हीट पे। हाँ, इतना ज्यादा हीट जब दो एटम को दिया जाता है तो उनके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि जो उनका शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स है उसे ओवरकम कर जाए, मीन्स तोड़ के एक एटम बन जाए, मतलब फ्यूज कर जाए, कंबाइन हो जाए। और इतना ज्यादा हीट तो सन पे इम्पॉसिबल है। सन का जो कोर का टेम्परेचर है वो है अप्रोक्स 10⁻7 डिग्री केल्विन। अर्थ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर देना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए हम देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन से, मीन्स पहले तो एक एटम बम फोड़ा जाता है, देन फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो अब हम इसे समझते हैं कि कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन देन फ्यूजन एक हाइड्रोजन बम में काम करता है। एज्यूम करते हैं ये जो दो दिख रहा हो ये एक एक एटम बम है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन भी एक प्रोसेस है जिसमें एक हेवी न्यूक्लियाई स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के बम्बार्डिंग के कॉज से दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। और इस टूटने की प्रोसेस में एक न्यूक्लियस से मेनली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है। तो इसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और इसे हम क्या करते हैं कि एक रिगिड मटेरियल, हिंदी में सुदृढ़ मिश्रण धातु बोलेंगे, इसके अंदर हम जो हमारा एटम बम है उसको रख देंगे। ठीक है। अब रखने के बाद रिगिड मटेरियल का जो बॉडी है उसे बंद कर देंगे। अब क्या होगा कि ये एक्सप्लोड करेगा एटम बम जो हमने दो रखा हुआ था इसके अंदर। और एक्सप्लोड करने के बाद ये जो रिगिड मटेरियल है उसे रोकना चाहेगा। अब ये रोकता भी है तो बहुत ही कम टाइम के लिए, अप्रोक्स 10⁻⁻6 सेकेंड के लिए। बट इतना भी टाइम अगर इसे रोक लेता है तो जो इसके अंदर हीट राइज होता है, मतलब टेम्परेचर, वो 10⁸ डिग्री केल्विन हीट पैदा हो जाता है इससे। अब क्या होगा कि इतना ज्यादा हीट पैदा हुआ और इसके बाहर जो हाइड्रोजन का दो आइसोटोप्स है, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। वैसे आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका प्रोटॉन संख्या तो सेम होता है बट न्यूट्रॉन नंबर चेंज होते रहता है। होते रहता नहीं है मतलब जैसे ड्यूट्रियम के पास एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है और ट्रिटियम के पास एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होता है। तो
इतना ज़्यादा हीट पैदा होने के बाद जो कि 10⁸ डिग्री सेल्सियस केल्विन हीट है, इतना ज़्यादा हीट जैसे यहाँ पैदा होता है, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए हमने देखा कि हमें बस 10⁸ डिग्री केल्विन हीट चाहिए। और ये जो हीट है सेम ऐसे ही हाइड्रोजन बम काम करता है कि पहले एटम बम विस्फोट करता है। एटम बम विस्फोट करने के बाद ये जो मतलब कवर होता है वो एक रिगिड मटेरियल का कवर होता है, और उसके बाहर ड्यूट्रियम ट्रिटियम का जो पूरा एक घोल है, मतलब हाँ, जो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, और इसके विस्फोट होने के बाद इतना ज्यादा टेम्परेचर हीट राइज होता है, और इस टेम्परेचर के कॉज से न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया जैसे शुरू हो जाएगी, एक हाइड्रोजन बम बन जाएगा। एक ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के फ्यूजन से अप्रॉक्स 17.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। वहीं एक यूरेनियम 235 के फ्यूजन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। फिर भी हाइड्रोजन बम एटम बम से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ऐसा क्यों? तो वास्तव में ऐसा है कि अगर सेम अमाउंट में हम यूरेनियम 235 लें और सेम अमाउंट में अगर हम ड्यूट्रियम ट्रिटियम लें, तो इनके नाभिकों की संख्या, मतलब ड्यूट्रियम ट्रिटियम की नाभिकों की संख्या यूरेनियम 235 के नाभिकों की संख्या से काफ़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि इनका जो मास है वो यूरेनियम 235 के मास से एकदम कम है। और ये इसलिए आइडियली माना जाता है हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए कि इनका मास सबसे कम होता है। अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो सबसे ऊपर हाइड्रोजन मिलेगा, और इसका मास सबसे कम होता है। और जितना कम मास उतना कम रिपल्सिव फोर्स, और जितना कम रिपल्सिव फोर्स रहेगा उतना जल्दी ही न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होगी। इसीलिए जो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स है ड्यूट्रियम ट्रिटियम, इसे आइडियल कंडीशन या फिर आइडियल एटम माना जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। फर्स्ट हाइड्रोजन बम का डेवलपमेंट एडवर्ड टेलर और कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। 1 नवंबर 1952 को इनविटेक एटॉल में इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। इसके साथ ही साथ 12 अगस्त 1953 को यूएसएसआर ने अपना पहला हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया। इसी को फॉलो करते हुए 1957 में यूनाइटेड किंगडम ने अपना पहला जो हाइड्रोजन बम था उसका टेस्ट किया। फिर 1967 में चाइना, 1968 में फ्रांस और 1998 में हमारा देश मींस इंडिया ने अपना पहला हाइड्रोजन बम का सक्सेसफुल टेस्ट किया। 1980 के दशक के अंत में वर्ल्ड न्यूक्लियर आर्मेड नेशन के पास लगभग 40,000 हाइड्रोजन बम स्टोर थे। और आप खुद सोचो कि एक एटम बम जो कि 1000 गुना कम शक्तिशाली एक हाइड्रोजन बम से, जो नागासाकी हिरोशिमा पे अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, उससे उतनी ज्यादा तबाही हुई थी। तो एक हाइड्रोजन बम क्या कर सकता है? और ऐसा हाइड्रोजन बम 1980 के दशक के अंत तक 40,000 इस दुनिया के पास था, और आज हम 20वीं सदी में हैं। हाइड्रोजन बम ब्लास्ट होते ही कई मील्स रेडियस तक धरती पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। हाइड्रोजन बम ब्लास्ट होने के बाद एक फायर स्टॉर्म बनता है, जिसके कॉज से वातावरण का टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज कर जाता है, मीन्स इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि हर एक चीज जल के राख हो जाए। कई मील्स दूर तक जो उसकी इंटेंस लाइट निकलती है, इसके कॉज से लोग पूरी तरह ब्लाइंड हो जाएं। और इससे जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलता है वो वहां के हवा जल में घुलकर एक ऐसी तबाही लाता है जो कि मुझे लगता है मौत से भी बदतर स्थिति है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी मैंने बोला वो समझ आ गई हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो फर्दर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं बता दूंगा। और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।